हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस 30 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज आईसीडीआर, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। एंड जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं करा उनको तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो जरूर 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 देख के जाना। जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया है एंड इफ दे हैव टाइम टू रिवाइज, डेफिनेटली उनको भी ये वीडियो रेफर करनी चाहिए। 1.2x 1.3x की स्पीड पे आप इसको देख सकते हो प्रायर टू योर एग्जाम, बिकॉज आईसीडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज के पेपर के अंदर। एंड आई बिलीव कि जो भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आईसीडीआर में बनता है ना, वो है कौन कौन से केसेस में आप इनएलिजिबल हो जाते हो टू कम अप विद द पब्लिक इशू। ठीक है, तो आपको याद होगा इनएलिजिबिलिटी के लिए रेगुलेशन 5 हम लोग रेफर करते थे। तो रेगुलेशन 5 के अंदर दो सब रेगुलेशन है, 5(1) 5(2). जब हम 5(1) रेफर करते हैं तो उसके अंदर 4 केसेस होते हैं जहां पर आप इनएलिजिबल हो जाते हो, और 5(2) के अंदर अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अगर है तो वहां पर आप इनएलिजिबल हो जाते थे। तो 5(1) के अंदर जो 4 कंडीशंस थी याद करेंगे। पहली कंडीशन कौन सी थी? अगर आपका इशू प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर, इनमें से कोई भी डिबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट बाय द सेबी, या फिर आपका प्रमोटर डायरेक्टर इज आल्सो प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी जो कि डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट है, या फिर इशू प्रमोटर डायरेक्टर इनमें से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर है, या फिर प्रमोटर डायरेक्टर जो है दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये 4 कंडीशंस आपको 5(1) में पढ़ाई गई थी। इनमें से कोई भी केस में अगर आप फॉल कर जाते हैं तो यू विल बिकम इनएलिजिबल टू कम अप विद आईपीओ। एंड कॉरस्पॉन्डिंग 1021 एफपीओ के अंदर भी आपने यही सेम 4 कंडीशंस वहां पर भी रेफर करी थी। फिर अगर आपको याद हो तो आपने 5(2) में ये पढ़ा था कि अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है या फिर कोई ऐसे राइट्स आउटस्टैंडिंग है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट कम अप विद द आईपीओ। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हुआ करती थी। अगर आपको याद हो तो किसी तरह का कोई भी ऑप्शंस या राइट्स अगर आपने एम्प्लॉयज को दिए हुए हैं अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर कोई फुली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग थी जिन्हें आप कन्वर्ट कर लेंगे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरएचपी या जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप तब तक कर लेते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे बनता है ना, दैट इज एलिजिबिलिटी, दैट इज रेगुलेशन 6, जिसमें अगर आपको याद हो कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो उसके लिए दो रूट्स अवेलेबल होते हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी रूट 6(1) और एक होता है क्यूआईबी रूट दैट इज 6(2). प्रॉफिटेबिलिटी रूट 6(1) के अंदर अगर आपको याद हो तो 4 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ती है। चारों में से एक भी कंडीशन का अगर वायलेशन हुआ तो आप 6(1) से निकलकर 6(2) में एंटर कर जाओगे। सर 6(1) में जो 4 कंडीशन थी ना, अगर आपको याद हो तो एक कंडीशन तो थी आपके टैंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है, दूसरी कंडीशन थी आपके प्रॉफिट्स के लिए, तीसरी कंडीशन थी नेटवर्थ के लिए, और चौथी थी नेम चेंज के लिए। कौन मुझे याद करके बताएगा? नेट टैंजिबल एसेट्स आपके कम से कम 3 करोड़ होने चाहिए इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फुल ईयर्स, जिसमें से नॉट मोर देन 50% आपके मॉनेटरी एसेट होने चाहिए। याद आ रहा है? ये जो मॉनेटरी एसेट वाली कंडीशन है ना, ये नहीं लगती अगर आपका एंटायर इशू थ्रू ऑफर फॉर सेल आ रहा है। ठीक है, फ्रेश इशू होता है तभी मॉनेटरी एसेट्स वाली कंडीशन को हम चेक करते हैं। दूसरा, नेटवर्थ 1 करोड़ देखी जाती है इन द 3 ईयर्स। ठीक है, ईच ऑफ द 3 ईयर्स। और प्रॉफिट के लिए बस इतना याद रखना है, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने हैं आपने, ठीक है, और वो भी एवरेज कितने होने चाहिए? 15 से ज्यादा होने चाहिए ड्यूरिंग द 3 ईयर, और हर साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है ना, हर साल प्रॉफिट, एंड एवरेज शुड बी 15 करोड़ या उससे ज्यादा। और नेम चेंज की एक कंडीशन अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ी थी कि नेम चेंज विद इन लास्ट 1 ईयर एटलीस्ट 50%। अगर आपने पिछले 1 साल के अंदर अपना नाम चेंज करा है तो 50% का जो रेवेन्यू आया होगा ना, दैट शुड बी फ्रॉम द एक्टिविटी जो कि डिपिक्ट हो रही है किसमें? नए नाम के अंदर। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आपने एक भी कंडीशन का वॉयलेशन कर दिया तो यू विल एंटर टू 6(2), और वहां पर आपको याद होगा कि आपको मिनिमम 75% जो है आपका नेट ऑफर जो साइज होता है वो क्यूआईबी को देना पड़ेगा, और आपको आना पड़ेगा थ्रू बुक बिल्डिंग। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको डिटेल में समझने के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि अगर मान लो कोई भी कंपनी कोई ऑफर साइज लेकर आती है तो ऑफर साइज दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट को फर्दर दो पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो, एक रिजर्वेशन होता है और दूसरा होता है नेट ऑफर। सबको याद आ रहा होगा? ठीक है सर। अब अगर आपको याद हो तो जो नेट ऑफर होता है ना,
नेट ऑफर का जो एलोकेशन होता है दैट इज एज पर रेगुलेशन 32। तो रेगुलेशन 32 अगर आपको याद हो तो नेट ऑफर का एलोकेशन करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि आप 6-1 से आ रहे हो या 6-2 से आ रहे हो। अगर आप 6-1 की चारों कंडीशन पूरी कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको याद हो तो मिनिमम 35-15 और मैक्सिमम 50% क्यूआईबी का होता है। सबको याद होगा नेट ऑफर का एलोकेशन एनआईआई, आरआईआई और क्यूआईबी में होता है। इसमें मिनिमम 35%, यानी कि अगर आप अच्छी कंपनी हो, प्रॉफिटेबल रूट से आ रही हो, चारों कंडीशन पूरी कर रही हो, तो वहां पर हम आरआईआई के लिए मिनिमम कोटा कितना रख देते हैं, 35% का। एनआईआई के लिए मिनिमम 15% और क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%। लेकिन अगर कंपनी 6-1 की कंडीशन को पूरा नहीं कर रही और 6-2 से आ रही है तो आपको याद रखना होगा कि वहां पे कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से वीक है, तो वहां पर क्यूआईबी का स्टेक ज्यादा होता है, तो मिनिमम 75% क्यूआईबी हो जाता है और इनका मैक्सिमम 10 और मैक्सिमम 15 होता है। आई एम होपिंग फॉर सबको याद होगा। और ये सब मैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू की बात कर रहा हूँ। सर इसमें अगर आपको याद हो तो हमने 2 पॉइंट और पढ़े थे कि जब हम क्यूआईबी को एलोकेट करते हैं तो उसमें से 5% जो होता है ना वो हम एलोकेट करते हैं टू द म्यूचुअल फंड्स। याद आ रहा है? और याद रखना म्यूचुअल फंड को 5% देने के बाद भी म्यूचुअल फंड रिमेनिंग क्यूआईबी के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने 32(3) के अंदर पढ़ा था कि एंकर इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं उनके लिए अगर इशूअर चाहे तो वो क्यूआईबी के कोटे में से 60% किनको दे सकता है, एंकर इन्वेस्टर के नाम पे भी एलोकेट कर सकता है। ठीक है ना। और एंकर इन्वेस्टर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होता है। एंकर इन्वेस्टर के लिए जो प्रोसेस होता है वो एक दिन प्रायर खुल जाता है और उसको जो भी प्राइस इशू किया जाता है सेम डे ही उसको इशू हो जाता है, और उसका जो भी प्राइस होगा वो पब्लिक इशू में जो ऑफर प्राइस होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, अगर कम होगा तो उसको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ता है। तो ये आपने एंकर इन्वेस्टर के लिए पढ़ा था। इसके बाद अगर आपको याद हो तो एनआईआई के लिए आपको एलोकेशन भी पता होना चाहिए कि एनआईआई का जो टोटल एलोकेशन होता है उसका 1/3 छोटे एनआईआई के लिए होता है। छोटे का मतलब क्या है, जिनका एप्लीकेशन साइज 2 लाख से ऊपर है अप टू 10 लाख। लेकिन अगर आप बड़े एनआईआई हैं यानी कि 10 लाख से ऊपर है तो वहां पर आपका 2/3 एलोकेशन चला जाता है। सबको याद आ गया होगा। तो ये रेगुलेशन 6 भी खत्म, 32 का नेट ऑफर एलोकेशन भी खत्म। फिर उसके बाद रेगुलेशन 7 के अंदर आप लोगों ने पढ़ी थी जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन के अंदर अगर आपको याद हो तो 7-1, 7-2, 7-3 इस तरह से आपने पढ़ा था। और 7-1 के अंदर 5 कंडीशन थी। पहला, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर लिस्टिंग फ्रॉम दी स्टॉक एक्सचेंज। फिर किसी एक स्टॉक एक्सचेंज को आपको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ता है। उसके बाद एग्रीमेंट साइन करना होता है किसके साथ, डिपॉजिटरी के साथ, फॉर डीमेटलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको याद हो तो जितने भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स आर इन द डीमैट फॉर्म होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ ओडी। और जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर हैं उनको या तो फुली पेड अप बनाओ या उनको फॉरफिट करो। और एक अगर आपको याद हो तो फर्म अरेंजमेंट हमें रखना पड़ता था फॉर फाइनेंस थ्रू वेरीफिएबल मीन्स टूवर्ड 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस। आपको याद होगा जितना भी हमारा स्टेटेड, जैसो पैसा क्यों ले रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे हैं तो उसके स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस होंगे। उसका 75% क्या वेरीफिएबल मीन्स से होना चाहिए और फर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, फर्म अरेंजमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसमें हम 2 चीजें रिड्यूस करते थे, एक इंटरनल एक्रूवल और एक जितना आप पब्लिक से ऑफर ले रहे हो। ठीक है ना। फिर इसके बाद 7-2 के अंदर आपने पढ़ा था जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 25% तक जा सकते हैं हम। और अगर कोई अनआइडेंटिफिएबल इन्वेस्टमेंट्स या फिर एक्विजिशंस हैं प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस दोनों को मिलाकर 35% तक आप एलोकेट कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली शुड नॉट बी मोर देन 25%। ये आपने रेगुलेशन 7 में पढ़ा था। रेगुलेशन 8 और 8A जो था ना दैट वाज ऑन ऑफर फॉर सेल। सर रेगुलेशन 8 के अंदर हमने ना ये पढ़ा था कि कोई भी पर्सन अगर ऑफर फॉर सेल करना चाह रहा है ना अपने फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स को, तो उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि उसने उन शेयर्स को होल्ड करा था फॉर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, कम से कम बिफोर फाइलिंग ऑफ डीओडी। 1 साल के लिए आपका होल्ड करना मैंडेटरी होता है। और अगर आपको याद हो तो ये जो 1 साल वाला जो पीरियड होता है ना वो 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। याद करो पहला कौन सा था सर, हमने ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक छूट दिया था अगर आपको याद हो तो। अगर मान लो ओएफएस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी या रेगुलेटरी अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन या एसपीवी सेटअप एंड कंट्रोल बाय वन ऑफ देम और वो एंगेज्ड किस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, तो वहां पर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने उन शेयर को होल्ड किया हो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। दूसरा अगर आपको याद हो तो मान लो कि आपके पास जो शेयर्स आए थे वो परसुएंट टू द स्कीम, यानी कि जिन शेयर को आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो वो शेयर आपने खरीदे नहीं थे, वो परसुएंट टू द स्कीम जो कि अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट थी,
फ्रॉम दैट कंपनी, फ्रॉम द बिजनेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। और अगर आपको याद हो तो एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि अगर जिन शेयर को आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो दे आर एक्चुअली द बोनस शेयर्स। वो क्या है? बोनस शेयर्स आउट ऑफ द ओरिजिनल शेयर्स विच वर हेल्ड फॉर पीरियड मोर देन 1 ईयर, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो इसका मतलब जिन शेयर को मैं ऑफर कर रहा हूँ वो बोनस थे। बोनस शेयर मुझे अभी भी मिले थे 3 महीने पहले ही। लेकिन बोनस शेयर के लिए हमें स्टेटस किसका देखना पड़ता है? ओरिजिनल शेयर्स का। अगर ओरिजिनल शेयर्स वर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या ज्यादा तो फिर बोनस शेयर के ऊपर 1 ईयर वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो ओएफएस के ऊपर हमने रेगुलेशन 8A भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने लिमिटेशंस लगाई थी कि कोई भी पर्सन अगर थ्रू ओएफएस अपने शेयर्स को, अगर कोई भी पर्सन थ्रू ओएफएस अपने शेयर्स को बेचना चाह रहा है तो उसके ऊपर लिमिट होती है। लेकिन कब लिमिट होती है? जब वो 6(2) से आ रहा है, यानी कि गंदी कंपनी है। गंदी कंपनी मतलब जो 6(1) की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोगों ने लिमिटेशन क्या की थी कि अगर उस आदमी के पास 20% से ज्यादा है तो वो मैक्सिमम 50% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डर, जितने भी उसके पास शेयर्स है ना, उसका 50% तक वो ओएफएस ला सकता है। लेकिन अगर वो छोटा शेयर होल्डर है तो वो 10% अपना नहीं, 10% ऑफ द एंटायर प्री इशू, याद रखना। यहाँ पे 50% अपना, यानी कि सपोज मेरे पास अगर 10,000 है तो मैं अपना 50% यानी कि 5,000। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 10% अपना नहीं, 10% ऑफ द एंटायर प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर को आप मार्केट में ला सकते हो। इक्वल टू 20% वाले केस को कहीं पे भी फॉलो करो, आंसर सेम आता है, ठीक है। रेगुलेशन 13 में अगर आपको याद हो तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक कंपनी वाइल कमिंग अप विद द आईपीओ कैन कम अप विद द वारंट? यस डेफिनेटली, कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का जब इशू आता है तो दैट मे कंटेन वन और मोर वारंट अटैच टू इट। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो भी वारंट आप लेकर आ रहे हो उसका पीरियड शुड नॉट बी मोर देन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आईपीओ, ठीक है ना। 18 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं ला सकते। प्राइस ऑफ द फॉर्मूला, जो भी प्राइस होगा ना उसका, या जो भी फॉर्मूला होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट शैल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज होना चाहिए किसमें? ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। और एटलीस्ट 25% आपको पैसा जो है वो अपफ्रंट देना पड़ेगा और बैलेंस आपको देना पड़ता है विद इन 3 मंथ। अगर नहीं देने पर क्या आपका जो पैसा होगा क्या वो फॉरफिट कर लिया जाएगा? कि अगर आपने उन वारंट को एक्सरसाइज नहीं करा और आपने 3 महीने बीत चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, सच कंसिडरेशन जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लास में दिया हुआ था, प्लीज मेक श्योर वारंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 14। तो रेगुलेशन 14 प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में आपने यही पढ़ा था कि 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल आपको लेकर आनी है। लेकिन 7 लोग मिलकर, पहले 5 होते थे, 2 ऐड हो गए, 7 लोग मिलकर चाहें तो 10% तक लेकर आ सकते हैं विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर। वो 7 लोग कौन कौन से थे? पहला था एआईएफ, फिर था फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, और 2 जो ऐड हुए हैं वो ध्यान से पढ़ लेंगे, एनी नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर, यानी कि वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होना चाहिए जिसका कम से कम 5% होता है पोस्ट इशू कैपिटल के अंदर, ठीक है। और या फिर 7वें नंबर पे कौन है? कोई भी एंटिटी, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल जो कि प्रमोटर ग्रुप के अंदर से हो, अदर देन प्रमोटर, क्या वो भी लेकर आ सकता है 10%, ठीक है। प्रमोटर का जो भी पैसा होगा वो एक दिन पहले, ओपनिंग ऑफ इशू से पहले आ जाना चाहिए। दूसरा, इसको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है और डेफिनेटली जब सारा पैसा इशू का रिलीज होगा अलॉन्ग विद दैट ये पैसे को रिलीज किया जाता है। ब्यूटीफुल। सर अगर आपको याद हो ना, रेगुलेशन 15 में कहा गया था कि कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो अगर प्रमोटर के पास हैं तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं की जाती हैं। कौन कौन सी सर? जिन्हें उन्होंने प्लेज किया होता है टू द क्रेडिटर्स। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने कराया भी हुआ है, प्लीज देख लेना, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले 1 साल में आपने कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर करी थी, वो भी एट अ प्राइस जो कि लेस देन द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक, ठीक है। और एक अगर आपको याद हो तो यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर करी थी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स वाज इन्वॉल्वड इन दैट, ठीक है ना। पिछले 3 सालों में आपने कोई एसेट्स एक्वायर किया था फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें आपने क्या दिया था? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या फिर, हाँ जी, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स वाज इन्वॉल्वड, या फिर
रिजल्टिंग फ्रॉम बोनस इशू, याद करो कौन सा वाला बोनस इशू जो आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व दे दिया गया हो। सर आपको मालूम ही होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व से प्रॉफिट बोनस तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने दिया है तो वो शेयर क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे वाइल कंसिडरिंग योर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो ये रेगुलेशन 15 ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेशन 16 के अंदर आपने लॉक इन पढ़ा था, आप सबको याद होगा कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय द प्रमोटर को लॉक इन किया जाता है ईदर फॉर 18 मंथ्स और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 ईयर का कॉन्सेप्ट कब आता है, इन केस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द सेल प्रोसीड्स प्रपोज टू बी यूटिलाइज जो है दैट इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप 20% से ज्यादा लेकर आ रहे हो तो उसको 6 महीने के लिए लॉक इन किया जाता है। सर अगर आपको याद हो तो एसआर शेयर्स जो होते हैं उनको भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट किया जाता है, बट उनका जो लॉक इन होता है दैट इज फ्रॉम द पीरियड जब तक वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर जो पीरियड मैंने ऊपर बताया विच एवर इज लेटर, क्या तब तक वो लॉक इन रहता है। रेगुलेशन 17 के अंदर जितने भी प्री इशू शेयर होल्डर होते हैं उनकी एंटायर शेयर होल्डिंग जो होती है वो 6 महीने के लिए लॉक इन हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, अगर आपको याद हो तो प्री इशू शेयर होल्डर के अंदर जितने भी शेयर्स एम्प्लॉइज के पास होते हैं जो उनको अलॉट किए गए थे अंडर ईएसओएस या ईएसपीएस, उनका कोई लॉक इन नहीं होता, या फिर इक्विटी शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट, याद करो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट जो होती है, या फिर एम्प्लॉय इक्विटी शेयर हेल्ड बाय वीसीएफ, एआईएफ या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, प्रोवाइडेड उनका लॉक इन हो जाता है 6 मंथ फ्रॉम द डेट जब उन्होंने खरीदा होगा, ठीक है सर। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो सबको मालूम होगा कि जब भी हम कोई भी प्राइस बैंड लेकर आते हैं तो एक फ्लोर होता है, एक कैप होता है। जो कैप होता है वो मिनिमम 105% और मैक्सिमम 110% ऑफ द मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये याद रखना, और कोई भी जब आईपीओ आता है तो उसका एप्लीकेशन साइज 10,000 से 15,000 वेरी करता है, सबको मालूम है, ठीक है सर। डिफरेंशियल प्राइसेस के केस में 4 केसेस थे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉइज जिनको रिजर्वेशन अंडर रेगुलेशन 33 में रखा जाता है, उनका प्राइस नॉर्मल प्राइस से कम हो सकता है बट नॉट मोर देन 10%, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। एंकर इन्वेस्टर का केस आपको मालूम ही है कि उनका महंगा हो सकता है लेकिन उनका पब्लिक से सस्ता नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोग जो ज़्यादा बिट करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको अलॉट करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो सबको अलग अलग प्राइस पे ही इशू होता है, याद करो ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। और एक कंपोजिट इशू के केस में जिस प्राइस पे राइट इशू होता है दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइस जिस प्राइस पे पब्लिक ऑफर आ रहा है। सर उसके बाद ना ओपनिंग ऑफ इशू एंड पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर आपको याद हो तो इसमें हमने पढ़ा था मिनिमम 3 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन पीरियड ओपन होता है फॉर मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज। इसके अंदर अगर आपको याद हो तो अमेंडमेंट भी आई हुई है, लेकिन बच्चे ना यहाँ पे गलती करेंगे, मैं बता देता हूँ। अमेंडमेंट ना, देखो 2 पॉइंट पढ़े थे हमने इसके अंदर, एक रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड और एक फोर्स मैज्योर। रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड के केस में अगर आप सब्सक्रिप्शन पीरियड बढ़ाना चाहते हो तो मिनिमम एक्सटेंशन आज भी 3 डेज ही है, लेकिन फोर्स मैज्योर के केस में या बैंकिंग स्ट्राइक के केस में अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो पहले यहाँ पे 3 डेज था, अब बढ़कर अब यहाँ पे घटकर 1 डे हो गया। तो कम से कम 1 वर्किंग डे के लिए आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रीन शू ऑप्शन। वाओ यार क्या बात है, 18 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने रिवाइज कर लिए। सर अगर आपको याद हो तो ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता था, अगर मान लो हमें लग रहा है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और हम लोग कम शेयर सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में पॉसिबल है कि प्राइस एकदम से शूट अप करेगा। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कंपनी क्या करती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट को अपॉइंट कर लेती है। स्टेबलाइजिंग एजेंट और कोई नहीं आपका मर्चेंट बैंकर ही होता है। आपने उसको अपॉइंट करा, मर्चेंट बैंकर क्या करता है, आपके प्रमोटर या प्री इशू शेयर होल्डर से एक एग्रीमेंट साइन करता है सो दैट दे कैन लेंड शेयर। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम लेंडिंग कितनी होती है, 15% होती है ऑफ द टोटल इशू साइज, ठीक है जी। अब ये जितने भी शेयर्स लेंड किए जाते हैं अगर आपको याद हो तो उसके लिए एक जीएसओ डीमैट अकाउंट खुलता है, और जैसे ही कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो अलोंग विद पब्लिक इशू क्या इन शेयर्स को भी इशू कर दिया जाता है, और जो भी पैसा आता है उसको एक जीएसओ बैंक अकाउंट में रख दिया जाता है। कल को जैसे ही प्राइस स्टेबलाइज होगा, क्या जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो उन शेयर्स को वापस खरीदेगा और आपको रिटर्न कर देगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो पैसा बच जाता है जीएसओ बैंक के अंदर वो आईपीईएफ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड के अंदर। एक पॉइंट इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो ये है कि स्टेबलाइजिंग पीरियड 30 डेज का होता है, और अगर 30 दिन के अंदर वो मान लो प्राइस नीचे नहीं आ रहा और ऊपर चलता जा रहा है तो ऐसे में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम खरीद पाएंगे। तो क्या कंपनी को फ्रेश शेयर इशू करने पड़ते हैं एट द इशू प्राइस, और जो पैसा जीएसओ बैंक में होता है वो हम कंपनी को देके नए शेयर ले लेते हैं, और नए शेयर क्या हम लोग दे देते हैं किसको, प्रमोटर और प्री इशू शेयर होल्डर। यहाँ पे प्री इशू शेयर होल्डर का मतलब समझ लीजिएगा क्या होता है। प्री इशू शेयर होल्डर का मतलब होता है नंबर 1
प्री इशू शेयर होल्डर का मतलब होता है अगर आप आईपीओ के केस में आ रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफपीओ के केस में ध्यान रखना ये वो होते हैं जिनके पास कम से कम मोर देन 5% होल्ड होना चाहिए। मोर देन क्या होना चाहिए? 5% होल्ड होना चाहिए, दैट्स इट। क्या सबको क्लियर है? यस प्लीज। लो जी, तो ये मेरा पूरा खत्म हो गया, तो इसी के साथ हम इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। 2-3 टॉपिक मैं चाहता हूं कि आप जरूर करके जाना। एक एआईएफ का टॉपिक जरूर करके जाना, ठीक है, एक एंजल इन्वेस्टर का टॉपिक जरूर करके जाना, एक प्राइवेट इक्विटी का टॉपिक जरूर करके जाना। ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स के टॉपिक्स में आपको दिखेगा। इंटरमीडिएट्स के अंदर एसटीए का टॉपिक करके जाना, आरटीआई का टॉपिक करके जाना, ठीक है, मर्चेंट बैंकर का टॉपिक करके जाना, और बैंकर टू इशू कस्टोडियन, ये कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आपने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। इफ यू हैव टाइम मस्ट डू दिस टॉपिक, ठीक है, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में से ये टॉपिक, इंटरमीडिएट्स में से ये टॉपिक काफ़ी अक्सर रिपीट होते हैं। तो आई वांट कि इसको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं आपके लिए जरूर वो वीडियो लेकर आऊंगा। बाय बाय।